Okay. So mic check. Are you able to hear me? Am I audible? Foundation, Indian Contract Act. Good afternoon, everyone. A very good afternoon to all of you all. Hello. Hello, everyone. So yes, everything is perfect. I'm audible as well as visible. That's wonderful. So let us begin with the topic. Dun-dun-dun. Oh. Is my lecture buffering? या क्या लेक्चर लैग हो रहा है? थोड़ा थोड़ा बफर हो रहा है. I'll just call Prasad and check. अब सही है, ठीक है, सही है तो मैं शुरू कर देती हूँ फिर. So yesterday we had started with unit number 5, which was relating to breach of a contract and its remedies. तो आप लोग जानते हो, इनफैक्ट आपने तो महसूस भी किया है, जब कभी भी कोई भी वादा तोड़ता है तो उसे कहते हैं एज इफ दैट पर्सन हैज ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट. और जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, और जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, द अदर पार्टी has certain remedies against the person who has broken the contract. कल हमने पहली वाली रेमेडी देखी थी एंड दैट इज यू कैन क्लेम द डैमेजेस. बट पहले ब्रीच के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं. ब्रीच एंटिसिपेटरी हो सकता है या तो फिर हो सकता है इवन एक्चुअल ब्रीच. एंटिसिपेटरी ब्रीच का यह मतलब होता है परफॉर्मेंस के टाइम के पहले ही अगर आप प्रॉमिस को परफॉर्म करने से मना कर देते हो, इट इज नोन एज एन एंटीसिपेटरी ब्रीच. वेयर एज एक्चुअल ब्रीच कैन हैपन during the time of the performance of the contract or at the time of the performance of the contract. That is known as actual breach.
बट चाहे एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ है या एक्चुअल ब्रीच हुआ है, डज नॉट रियली मेक अ डिफरेंस. दोनों भी केसेस में यू कैन क्लेम द डैमेजेस. और कल हमने डैमेजेस के बारे में बहुत सारी चर्चा की थी. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डैमेजेस अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? सबसे पहला टाइप का डैमेज जो है दैट इज ऑर्डिनरी डैमेज. सो ऑर्डिनरी डैमेज नाम में लिखा है, इट इज अ काइंड ऑफ अ डैमेज दैट नेचुरली अराइजेस इन द कोर्स ऑफ थिंग्स, इज नोन एज एन ordinary damage. But if the other party is aware about the special circumstances, उस केस में अब आप ordinary damages के साथ साथ special damages भी claim कर सकते हो. But please make a note of the point, special damages can only be taken if the other party was made aware about those special circumstances. विंडिक्टिव डैमेजेस दो ही केस में दिए जाते हैं. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट आर द टू केसेस इन विच विंडिक्टिव डैमेजेस कैन बी गिवन? वन इज व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू गेट मैरिड, एंड सेकंड इज अ रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द चेक बाय द बैंकर. जितना ज्यादा गुडविल का लॉस हुआ है उतना ज्यादा आप डैमेज क्लेम कर सकते हो. इनफैक्ट ऐसा माना जाता है, लेसर द अमाउंट ऑफ द चेक, the more your goodwill is getting affected, the more vindictive damages you can claim. जितने ज्यादा आपके emotions hurt हुए because the promise to get married was broken, उतने ज्यादा vindictive damages आप claim कर सकते हो. नॉमिनल डैमेज एक्चुअल में तो रियल मॉनेटरी टर्म्स में डैमेज हुआ भी नहीं है. 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपए, इतना छोटा अमाउंट आपको एक्चुअली लॉस हुआ है. बट नाउ यू वॉन्ट टू मेक द अदर पार्टी रियलाइज जरूर लॉस छोटे टर्म्स में हुआ है, बट जो आपने किया है वो गलत किया है. And that is why you file a case against the other party and you claim the nominal damages. Next damage is the damage due to deterioration caused by delay. गुड्स ट्रांसपोर्ट होते वक्त अगर ट्रांसपोर्टेशन में डिले हो जाता है जिसके वजह से गुड्स डिटोरिएट हो जाते हैं तो आप ये डैमेजेस भी रिकवर कर सकते हो. दिस यूजुअली हैपेंस इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स. एंड द लास्ट काइंड ऑफ डैमेज आर प्री फिक्स्ड डैमेजेस. So prefix damages could either be in the form of penalty or in the form of liquidated damages. Penalty जो होता है, कल ही मैंने आपको कहा था, is an unreasonable amount that is fixed in the contract. In fact, act कहती है even if there is a breach of contract, जो भी amount आपने penalty का लिखा है, पूरा का पूरा amount the other party will not be liable to pay. हाँ, court will decide what is the amount that you should be paying to the other party. Maximum amount will be limited to the amount of penalty that is prefixed in your contract. Whereas liquidated damages में कोई unshanned amount आप नहीं लिख रहे हो. You make a reasonable pre-estimate of the amount of losses that might be suffered by the other party in case of breach of the contract, and that the other party would be liable to pay in case the promise has been broken. Yes or no guys? Yes. अब इसी चैप्टर का बस आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, and that is damages के अलावा भी there are other certain remedies, okay, that can be taken into action if there is a breach of contract. So let us begin with the remedies other than damages, and that is first remedy is the rescission of the contract. Contract को rescind करना मतलब contract को revoke कर देना. Everyone, I want every one of you all now to keep your mobile aside. Sit straight like good children, your eyes and ears open, and only concentrate on what I am explaining. Okay? सुनो मेरी बात. Listen to me very carefully. Contract को resign कर देना. To resign the contract means to take back the contract. Once you are rescinding the contract, my dear friends, all the obligations in the contract come to an end, and then you will be entitled to claim the compensation for any damages that you might have suffered.
Should I just turn off the chat? Okay, that is better now. ओके तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय वन ऑफ द पार्टीज, द अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड. द अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया है, माय डियर फ्रेंड्स, नाउ यू नीड नॉट परफॉर्म योर ऑब्लिगेशंस. And whatever losses you have suffered, you can claim the damages for the breach of the contract. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को वादा किया था कि ए बी को 50 बैग्स ऑफ सीमेंट सप्लाई करेगा आज के दिन. अनफॉर्चुनेटली माय डियर फ्रेंड्स, ए डिड नॉट सप्लाई द सीमेंट. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि ए 50 बैग्स ऑफ सीमेंट बी को आज सुबह 11 बजे डिलीवर करने वाला था, जिसके बाद बी विल मेक द पेमेंट फॉर दोस 50 बैग्स ऑफ सीमेंट सप्लाइड बाय ए. Unfortunately, A did not perform his promise today at 11 o'clock in the morning. He did not supply those 50 bags of cement. ऐसे केस में, my dear friends, if A failed to perform his promise, even B is discharged from his promise under the contract. तो B का क्या promise था कि जैसे ही आप मुझे सीमेंट दोगे, I will give you the payment. अब B को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है. He will resign the contract. And because of the non-supply of the 50 bags of cement, जो भी B ने losses suffer किए हैं, damages suffer किए हैं, वो damages B A से recover कर सकता है. हाँ, so did you all understand this, my dear friends? First thing that you can do is you can resign the contract. तो अगर आप contract को revoke कर देते हो, my dear friends, after you revoke the contract, you do not have to pay anything. You do not have to fulfill your obligations. और जो भी loss आपने suffer किया है, वो loss आप recover कर सकते हो. Getting this or no, my dear friends? Yes. Next, quantum merit. What do you mean by quantum merit? Okay, तो सुनो मेरी बात. As much as is earned. Are you with me? क्वांटम मेरिट इस शब्द का क्या मतलब होता है? क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज इज अर्नड. तो अगर सपोज ऐसा हुआ है कि किसी पार्टीज के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किसी दो पार्टीज के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द पार्टी हैज रेंडर्ड सर्विसेज टू द अदर एंड बिटवीन रेंडरिंग द सर्विसेज, ओके, he has either stopped performing the contract or it is not possible to perform the contract. A और B के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था कुछ काम करने के लिए. से फॉर एग्जाम्पल टू गिव 100 kgs ऑफ व्हीट. ए ने बी को वादा किया था कि वो 100 kgs ऑफ व्हीट सप्लाई करेगा. अब देखो क्या हुआ, यही व्हीट जो था वो सप्लाई होने वाला था 2 इंस्टॉलमेंट्स में. पहले 50 kgs और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 50 kgs. ए डिलीवर्ड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी, मतलब ए ने 50 kg व्हीट जो है वो बी को दे दिया. बट ए फेल्ड टू सप्लाई द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द व्हीट. तो मतलब जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट था 50 kg का, वो ए ने बी को नहीं दिया. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन. बी को क्या 50 kg जो व्हीट मिला है उसका पेमेंट देना पड़ेगा, या क्योंकि उसने बाकी का 50 kg नहीं दिया तो इसीलिए अब मुझे पहले वाले 50 kg का भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है? कैन यू गिव मी द आंसर? कम ऑन, टेल मी.
कैन यू गिव मी द आंसर? 100 kgs का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में. पहला इंस्टॉलमेंट 50 kg, दूसरा इंस्टॉलमेंट 50 kg. ए ने 50 kg मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया टू बी, बट ही फेल टू डिलीवर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 50 kgs. क्वेश्चन टू यू इज, क्या बी को पूरे 100 kgs का पेमेंट देना पड़ेगा या सिर्फ 50 kgs का पेमेंट देना पड़ेगा, या क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है उसको पेमेंट ही देने की जरूरत नहीं है? चलो मुझे बताइए. इन द मीन टाइम शायद राशि ने मुझे कुछ डाउट पूछा है, मैम अगर पेनल्टी का अमाउंट इज इक्वल टू रीजनेबल अमाउंट बिकॉज ड्यू टू डैमेजेस, देन व्हाट विल बी द प्रोविजन? तो अगर ऐसा होता है कि डैमेजेस आपने उतना ही सफर किया है, देन द जज विल अकॉर्डिंगली गिव यू द जजमेंट ऑफ पेइंग दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ डैमेजेस. तो अगर आपने से 50,000 का पेनल्टी लिखा भी है एंड दैट वाज द एक्चुअल अमाउंट द अदर पार्टी हैज सफर्ड, खुद जज ही बोल देगा कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट राशि. वैसे भी जब आप दूसरी पार्टी को स्यू कर रहे हो फॉर डैमेजेस और आपके कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज अ पेनल्टी अमाउंट दैट इज प्रीफिक्स्ड, जज ही डिसाइड करता है कि कितना पेनल्टी का अमाउंट देना पड़ता है. सो दैट इज नॉट एक्चुअली आवर हेडेक. ओके, तो मुझे जवाब आना शुरू हो गए हैं. यस मैम, देना पड़ेगा. काजल ने कहा है, वैष्णवी ने कहा है मैम 50 kg का अमाउंट जो है उस पार्टी को देना पड़ेगा. सो यस माय डियर फ्रेंड्स, एवरी वन ऑफ यू ऑल, खुशी, हिमांशु, प्रीति, अनमोल, भूमि, आप सब लोगों ने, गौरव, शुभम, प्रणाली, सब लोगों ने एकदम सही जवाब दिया. आई होप यू ऑल आर नॉट कॉपिंग एंड पेस्टिंग द आंसर्स. ओके, दीज आर योर ओन आंसर्स ना. यहां पे अगर आपने गलती की तो चलेगा, उन 3 घंटों में आपको गलती नहीं करनी है, याद रखना. तो सुनो ना मेरी बात माय डियर फ्रेंड्स. यस, बी विल बी लायबल टू मेक द पेमेंट फॉर द 50 kgs ऑफ व्हीट दैट ही हैज एक्सेप्टेड. इसी को कहते हैं एज क्वांटम मेरिट. ब्रीच हुआ है बट द ब्रीच इज फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपने रिसीव किया है उतना पेमेंट तो आपको देना पड़ेगा, एज मच एज इज अर्न्ड. जितना आपने सर्विस एक्सेप्ट किया है उतने का आपको पेमेंट देना पड़ता है. हाँ, देयर इज ऑल्सो पीपीटी फॉर द सेम पॉइंट. ये देखिए, वैसे मैंने आपको लिखने के लिए भी कहा था, बट देयर वाज अ पीपीटी ऑलरेडी इन योर बुक्स. Do you understand the meaning of the word contract is divisible and contract is not divisible? समझता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है या कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है? जल्दी जल्दी जवाब दो. जैसे जैसे वीकेंड आता है आप लोगों की एनर्जी भी डाउन होने लग जाती है. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिविजिबल एंड इनडिविजिबल? What do you mean by the word divisible? Divisible इस शब्द का मतलब होता है that the contract can be broken into parts. तो जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था ना, ए और बी का एग्जाम्पल, कि ए ने बी को वादा किया था कि ए बी को 100 kgs ऑफ व्हीट सप्लाई करेगा. ए बी को 100 kgs ऑफ व्हीट सप्लाई करेगा. 50 kg सप्लाई किया है और 50 kg सप्लाई करना पेंडिंग है. ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज डिविजिबल, इट कैन बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स. बट आप इमेजिन कीजिए अगर मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कि हे बिल्डर मुझे ये बंगलो बिल्ड करके दे दो, ये बंगलो बिल्ड करके दे दो. अब बिल्डर ने उसका पार्किंग बना दिया, उसका ग्राउंड फ्लोर बना दिया, फर्स्ट फ्लोर भी बनाया, बट अब सेकंड फ्लोर टेरेस बनाना बचा हुआ है. अब बिल्डर मुझे ये नहीं कह सकता है कि मैम मैंने इतना किया है बाकी बचा हुआ है तो जितना मैंने काम किया उतना पेमेंट दे दो. अब देखो, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट. आई कैन नॉट लिव इन दैट हाउस. ओके,
विच इज हाफ मेड. इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन आधा हुआ है, इंटीरियर्स तो पूरा का पूरा बचा हुआ है. ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां पे पार्किंग में जाके गादी बिछा के सो जाऊंगी और रहना शुरू कर दूंगी. दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट. इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स. पूरा बंगलो दो बना के, या तो आपने काम करना ही नहीं चाहिए था. इट इज ईदर ऑफ द टू. इनफैक्ट अब मैं किसी और को काम दूंगी और उसके हिसाब से तो करना होगा, तो अब मुझे पूरा घर तोड़ना होगा और उसके हिसाब से बनाना होगा, और इट इज अ बिगर हेडेक फॉर मी. सो सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ डिपेंडिंग अपॉन आपका कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है या इनडिविजिबल है. अब सुनो मेरी बात. सपोज माय डियर फ्रेंड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट. डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब याद कीजिए ये वाला एग्जांपल. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 kgs ऑफ व्हीट, गेहूं सप्लाई करने के लिए. ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? डिविजिबल. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. चाहे ए की गलती है या चाहे बी की गलती है, डज नॉट रियली मैटर. चाहे ए की गलती, क्योंकि यहां पे तो ए ने डिलीवर करने से मना कर दिया है, या बी की गलती है, डज नॉट रियली मैटर. एनी पार्टी इन केस ऑफ अ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ केस फॉर क्वांटम मेरिट. ए ने बी को 50 kg दिए हैं, 50 kg देना पेंडिंग है, फिर भी ए विल हैव द राइट टू sue B on the basis of quantum merit for recovering the amount of the 50 kgs of wheat that A supplied to B. Okay? But अब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है मतलब इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स, एंड यू आर अ पार्टी एट फॉल्ट. आप वो आर्किटेक्ट थे जिसको मुझे घर बना के देना था और आपने मुझे ये घर बना के नहीं दिया. अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट मी फॉर क्वांटम मेरिट. आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते ये कहते हो कि मैम मैंने पार्किंग बना दिया, ग्राउंड फ्लोर बना दिया, फर्स्ट फ्लोर बना दिया, मुझे उतने का तो पैसा दो. दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट. बट यस, आई एम द पार्टी हु इज नॉट एट फॉल्ट. मेरी कोई गलती नहीं है. मैंने तो आपको मेरा पूरा बंगलो बनाने का असाइनमेंट दिया था, आपने आधा बंगलो बना के छोड़ दिया. अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अब मैं कहां नया आर्किटेक्ट ढूंढूंगी, कहां उसको समझाऊंगी, कैसे मैं वर्क मैनेज करूंगी, कैसे मटेरियल मैनेज करूंगी? इट्स बिकम अ मोर डिफिकल्ट जॉब फॉर मी. इनफैक्ट आई एम द वन हु कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस. ओके. यस, तो आप लोग जानते हो कि डिविजिबल कुछ बच्चे जानते थे, कुछ बच्चे नहीं जानते. तो जो लोग को नहीं पता है डिविजिबल इस शब्द का क्या मतलब होता है, डिविजिबल का मतलब होता है इट कैन बी डिवाइडेड, इट कैन बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स. कि ये हुआ है और ये पेंडिंग है. इसका हम लोग सेपरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसका हम लोग सेपरेटली डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स. एटलीस्ट नाउ डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इट? आई होप यस. सो लेट अस मूव अहेड. A suit for specific performance. A suit for specific performance. Let me tell you one thing. Sometimes for certain kinds of contracts, damages are not an adequate remedy. That time you file a case for specific performance. Say for example, आपने किसी broker से contract enter किया था to get an antique painting. Okay. अब unfortunately the person was not able to procure that painting. अब देखो, you don't want the damages, you want that painting only. You are a very big fan of art. Okay. आपको painting ही चाहिए, आपको damages नहीं चाहिए. That time you can file a case for specific performance. तो specific performance के द्वारा क्या होता है, जो भी पार्टी ने वादा किया था कॉन्ट्रैक्ट में करने का, अब वो वादा वो करने के लिए मजबूर हो जाएगा. नाउ यू आर नॉट आस्किंग फॉर डैमेजेस. आप कह रहे हो मेरे को डैमेजेस मत दो.
जो वादा आपने किया था कॉन्ट्रैक्ट में, वो वादा आप पूरा करो. दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू. दिस इज नोन एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. And the last point says suit for injunction. Injunction का मतलब होता है a stay order. Students who don't know the meaning of an injunction, you all can write it down. A stay order. मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा आपने कुछ नहीं करने का वादा किया था, कुछ ना करने का वादा किया था. अगर आपने कुछ ना करने का वादा किया है और वही चीज आप करने जा रहे हो, the other party can file a case for injunction. Now it can stop you by the order of the court from doing that thing which you had promised you will not do in the contract. जैसे कि say for example, दीपिका पादुकोण ने से एक एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट साइन किया था करण जौहर के साथ कि जब तक वो करण जौहर की मूवी पे काम कर रही है तब तक शी इज नॉट गोइंग टू वर्क विथ एनी अदर डायरेक्टर. अब से फॉर एग्जाम्पल शी स्टार्ट्स वर्किंग विथ सम अदर डायरेक्टर, करण कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दीपिका फॉर एन इंजंक्शन. नाउ ही कैन स्टॉप दीपिका फ्रॉम डूइंग दैट थिंग which she promised she will not do by the contract. This is known as an injunction order. So this is all about our unit number 5, which is relating to breach and its remedies. Did you all understand this, my dear friends? Bolo. जल्दी से ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं and then I'll play a nice song for you all, after which we are starting with the last unit of our Indian Contract Act, which is relating to contingent and quasi contracts. Okay, आ जाइए. छोटू सा यूनिट था. ओके, ब्रीच दो टाइप की होती है. ओके, एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच. Breach that is made before the time of the performance of the contract is known as an anticipatory breach, whereas a breach that is done either during the contract, okay, during the contract or on the due date of performance is known as an actual breach. एंटीसिपेटरी ब्रीच को आप एक्चुअल ब्रीच ट्रीट कर सकते हो और इमीडिएट बेसिस पे आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो वेट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ द परफॉर्मेंस. एक्चुअल डेट पे अगर पार्टी ने परफॉर्म कर दिया क्या बात है, बट अगर नहीं किया देन यू कैन ऑलवेज क्लेम द डैमेजेस. डैमेजेस के टाइप्स: ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज. ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, नॉमिनल डैमेज, vindictive damages, damages for deterioration caused by delay, and prefixed damages. Prefixed damages can either be in the form of a penalty or it could be in the form of liquidated damages. Damages के अलावा a party also has certain other remedies. One, he can resign the contract. जैसे ही contract resigned हुआ, he need not perform his obligations and he can claim the damages. You can also file a case for quantum merit, as much as is earned. Sometimes when damages is not an adequate remedy, you can file a case for specific performance, and now the other party will be liable to carry out the performance that he had promised in the contract. And सूट फॉर इंजंक्शन, अ स्टे ऑर्डर. अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा पार्टी ने कुछ करने के लिए मना किया है और वही चीज वो करने जा रही है, यू कैन स्टॉप दैट पर्सन बाय फाइलिंग अ इंजंक्शन ऑर्डर इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 5, ब्रीच एंड इट्स रेमेडीज. यस और नो गाइज? यस.
चलो, यूनिट नंबर 6, आपका फेवरेट यूनिट, कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। Let me play a song for you, and then we will move on to the next unit. टेप या जूक बॉक्स है? Let's check it out. Yes, this is a nice song. आवाज आ रही है आप लोगों को? अखियां दे कोल कोल, अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल। आजा नी आजा सोनी, आजा मेरे दिल दे कोल, आजा नी आजा सोनी, आजा मेरे दिल दे कोल। हाय नी हाय नखरा तेरा नी, हाय रेटेड गब्बरू नू मारे, हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिण गिण लक दे हुलारे। हाय नखदा मेरा नी, हाय रेटेड गब्बरू नू मारे, हाय नी मुंडे पागल हो गए वे मेरे गिण गिण लक दे हुलारे। तेरे नाम दा आया वे, मेरे पिछे दुनियादारी छड्ड तू आया वे। गुरु दे है दिल ते दिमाग उत्ते छा गई, ब्यूटीफुल हो जुजे तू जिंदगी च आ गई। गुरु दे है दिल ते दिमाग उत्ते छा गई, ब्यूटीफुल हो जुजे तू जिंदगी च आ गई। मेरे पिछे दुनियादारी छड्ड तू आया वे। ओ सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, दिल दी है जागीर ते तेरा मैं ना लिखवा दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। विच पाया कोका कहर कमाउंदा आ, हथ विच पाया चूड़ा हथ भी ना आउंदा आ। नक विच पाया कोका कहर कमाउंदा आ, हथ विच पाया चूड़ा हथ भी ना आउंदा आ। रातां नू उठ उठ के सोचां बारे तेरे वे। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, हाँ कर दे तू मैनू, मैं दुनिया नू हिला दूंगा। तेरे बिन नहीं मैं जीना, मर ही जाना। बेबी ओ द वन, किन्नी सोहनी लगदी सौ है रब दी, यू हार्डर देन द सन। तेरे बिन नहीं मैं जीना, मर ही जाना। बन जा तू मेरी रानी, किन्नी सोहनी लगदी सौ है रब दी। बन मेरी महबूबा, तेरे बिन नहीं मैं जीना, मर ही जाना। बन जा तू मेरा जानी, हाँ मैं सोहनी लगदी सौ है रब दी। तेनू महल दवा दूंगा। हाय नखरा मेरा नी, हाय रेटेड गब्बरू मारे, हाय नी मुंडे पागल हो गए वे मेरे
चलो, so I think we are done with the song. So let us start with the last unit of our Indian Contract Act 1872, which is relating to contingent and quasi contracts. हाँ बेटा, और एक सॉन्ग होगा, बट कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होने के बाद, ठीक है? पूरी मूवी देख लेंगे क्लास खत्म होने के बाद, बट बेटा ठीक है? आ जाइए, चलो। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, सुनो मेरी बात. What do you mean by a contingent contract? Now everyone, break time is over. Now concentrate on the topic. ठीक है? सुनो ना, यहां पे क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज नोन एज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. सुनो ना मेरी बात, एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसी कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट मेन कॉन्ट्रैक्ट है, ओके? इसी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग of a future uncertain event. I would like to give you an example. ये जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है इस बायर और सेलर के बीच में इज टू सेल एंड परचेज 1 टन ऑफ राइस. ये बायर और सेलर जो है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. ये बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. And what is this contract? This contract is to buy and sell 1 ton of rice. But wait, this is not the end of the contract. ये जो चावल है, ये वही चावल है जो हमारा सेलर इंपोर्ट करने वाला है किसी और देश से. तो इसीलिए सेलर कहता है, हे बायर, I will sell you this 1 ton of rice provided if my ship arrives on or before the 10th of January. तो अब अगर आप देखते हो, सेलर बायर को राइस बेचने वाला है. दिस इज आर मेन कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज आर मेन कॉन्ट्रैक्ट एंड बोथ द पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन द मेन कॉन्ट्रैक्ट. ओके, Why I am telling you this? Because आपको और कोई चीज क्लिक हो जानी चाहिए जो मैंने कुछ दिन पहले आपको सिखाई थी. यहां पे both the parties are interested in the subject matter of the contract. सेलर को भी चावल बेचने में इंटरेस्ट है और बायर को भी चावल खरीदने में इंटरेस्ट है. बट क्या सेलर बायर को चावल बेचेगा या ना बेचेगा will depend upon क्या सेलर की शिप 10 तारीख या उसके पहले अराइव होती है पोर्ट पे, इंडियन पोर्ट पे, या अराइव नहीं होती है. अगर पोर्ट अराइव, सॉरी, अगर मैं पोर्ट बोल रहा हूं, अगर शिप अराइव हो जाती है, क्या बात है, सेलर विल सेल द राइस टू द बायर. बट अगर शिप 10 तारीख या उसके पहले अराइव नहीं होती है, then unfortunately the seller will not be able to sell the rice to the buyer. So basically, what is happening in such kinds of contracts? What is happening in such kinds of contract? ऐसे contracts में हो रहा है कि हमारे main contract का performance is dependent upon the happening or not happening of a future uncertain event, and this uncertain event is collateral to the main contract. Collateral मतलब it is ancillary, it is basically connected. क्योंकि अगर शिप आती है तो सेलर चावल बेचेगा, अगर शिप 10 तारीख या उसके पहले नहीं आती है तो सेलर बायर को चावल नहीं बेचेगा. Is my lecture working properly? Such
such contracts are known as contingent contracts. Such contracts are known as what? Come on, tell me. Contingent contracts. देखो यहां पे क्या हुआ है. चावल बेचना और खरीदना इज द मेन कॉन्ट्रैक्ट. बट क्या सेलर बायर को चावल बेचेगा या नहीं बेचेगा इज डिपेंडेंट अपॉन क्या शिप 10 तारीख के पहले अराइव होती है या नहीं होती है. क्योंकि अगर शिप 10 तारीख के पहले अराइव हो जाती है तो फिर सेलर विल सेल द राइस. बट अगर शिप अराइव नहीं होती है तो फिर सेलर नीड नॉट सेल द राइस. सो बेसिकली एक मेन इवेंट है चावल बेचना और खरीदना, और एक कोलैटरल इवेंट है. कोलैटरल मतलब एन इवेंट दैट इज एंसिलरी टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट. ओके, और उसी के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के हिसाब से हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट या तो परफॉर्म होगा या तो परफॉर्म ना होगा, एज द केस मे बी. Such contracts are known as contingent contracts. Such contracts are known as contingent contracts. Now let me tell you one thing. Contingent contracts are totally valid. Contingent contracts are totally valid in the eyes of law. And such contracts are enforceable in the eyes of law. देखो, let us look into the definition. A contract to do or not to do something. If some event collateral to some contract does or does not happen is known as a contingent contract. So, the performance of our main contract is dependent upon the happening or not happening of some future uncertain event. Such contracts are known as contingent contracts. इसी contingent contracts के कुछ essential elements हैं. Let us check it out. देखो, performance of contingent contract would depend upon the happening or non-happening of some event. तो चावल बेचेगा सेलर या चावल नहीं बेचेगा सेलर इज डिपेंडेंट अपॉन शिप 10 तारीख के पहले आती है या नहीं आती है. इवेंट रिफर्ड टू इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट. शिप आएगी या नहीं आएगी वो इंसिडेंटल मैटर है, वो कोलैटरल मैटर है. इट इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट. मेन कॉन्ट्रैक्ट तो चावल बेचने का और खरीदने का है. Contingent event should not be a mere will of the promisor. Event should be contingent in addition to being the will of the promisor. And event must be uncertain. ये future event must be uncertain. So there is an equal chance of the ship coming also and equal chance of the ship not coming also. But अगर ship आती है, seller will be bound to sell the rice to the buyer. Yes or no guys? क्या आप लोगों को ऐसा कुछ सिमिलर चीज याद आ रहा है? मैंने कुछ दिन पहले आपको एक टॉपिक समझाया था रिलेटिंग टू वेगरिंग अग्रीमेंट्स. क्या कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और वेगरिंग अग्रीमेंट्स सेम है? बोलो ना मुझे, क्या कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वेगरिंग अग्रीमेंट्स सेम है या अलग अलग है? ओके, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स सेम नहीं है. देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस. तो बताओ ना क्या डिफरेंसेस है. ये हमारा एमसीक्यू का एग्जामिनेशन थोड़ी ना है. एक सवाल 4 गोले, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और 6 महीने बाद वापस अटेम्प्ट दे दो. क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और वेगरिंग अग्रीमेंट्स के बीच में?
यहां पे कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पे अग्रीमेंट है, उससे ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड वेयर एज वेगरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड ab initio इन नेचर. यहां पे जो अनसर्टेन इवेंट है वो कोलैटरल वाला है. कहां पे? यहां पे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में. बट वेगरिंग अग्रीमेंट में जो अनसर्टेन इवेंट है दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट. बारिश आएगी या नहीं आएगी. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन द मेन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये चावल बेचना चाहता है और ये चावल खरीदना चाहती है. जबकि अगर आप देखोगे कल बारिश आएगी या नहीं आएगी, उससे ये दोनों बच्चों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. याद है मैंने आपको एक बेटिंग का एग्जाम्पल दिया था. कौन दो थे मुझे याद नहीं आ रहा है अभी. गौरव था शायद से. जब मैंने वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाए थे, अग्रीमेंट्स पढ़ाए थे, गौरव एंड रिकी. यस, यहां पे दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन दैट बेटिंग अमाउंट, इन दैट वेगर अमाउंट. अपार्ट फ्रॉम दैट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट. बट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है. पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन द मेन कॉन्ट्रैक्ट माय डियर फ्रेंड्स. They are interested in the subject matter of the contract. But यहाँ पे they are not interested in the subject matter. They are only interested in the wagering amount. है ना? Contingent contracts valid होते हैं और wagering agreements void होते हैं. Wagering agreement में yes, it's a gamble. So it's a game of lose and win, equal chances of winning and losing. एक जीता है क्योंकि दूसरा हारा है. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमारा हार जीत का इंटेंशन है ही नहीं. इनफैक्ट बोथ द पार्टीज वांट द कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म. दोनों पार्टीज चाहती है कि शिप 10 तारीख के पहले आए और सेलर बायर को चावल बेचे. सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ गेन एंड लॉस. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो अनसर्टेन इवेंट होता है वो कोलैटरल होता है. और वेगरिंग अग्रीमेंट्स में तो जो मेन फैक्टर होता है, कोर फैक्टर, इज द फैक्टर विच इज अनसर्टेन इन नेचर. वेगरिंग अग्रीमेंट्स में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होती है. तो सपोज ये जीता तो ये 10,000 उसको देगा, वो जीता तो ये उसको 10,000 देगा. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं होती है. शिप आई तो ये चावल देगा जिसके बदले में वो पैसे देगी. तो मिरर इमेज होता है वेगरिंग अग्रीमेंट्स में, बट कॉन्टिंजेंट में मिरर इमेज नहीं होता है ना. आज का आपका होमवर्क विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू गिव एनी 5 डिफरेंसेस. यू हैव टू राइट इट डाउन. हाँ, यहां पे नहीं लिखती हूं मैं. आपका होमवर्क है. क्या है आपका होमवर्क आज का? Today's homework. कैसे छोटे बच्चों की तरह आपको लिखा के देना पड़ता है मुझे, है ना? So today's homework is that you have to write down the difference, any 5 differences between a contingent contract and a wagering agreement. Okay?
So learn and write it down. यही कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स किए जा सकते हैं, उसके रूल्स अब हम देखने वाले हैं. सुनो मेरी बात. उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताना चाहती हूं और उसी एग्जाम्पल से यू विल अंडरस्टैंड व्हेन कैन इट बी एनफोर्स्ड. ये मैं टॉपिक कराऊंगी एंड देन आई विल लीव यू ऑल. ओके, सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स बी विथ मी. देखो, एनफोर्स करना मतलब क्या होता है. पहली बात तो ये समझने की कोशिश करो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टू एनफोर्स अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. एनफोर्स करना मतलब नाउ द पार्टी कैन डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द अदर पार्टी. एवरीवन नाउ प्लीज लिसन टू मी. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नाउ माय डियर फ्रेंड्स द अदर पार्टी कैन एनफोर्स दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. इट कैन डिमांड परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर पार्टी. सो व्हेन द अदर पार्टी टू अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट may file a suit against the other party to make the other party liable to perform the promise it has made, उसी को बोलते हैं एनफोर्स करना. अब कब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है विल डिपेंड अपॉन 4 फैक्टर्स. कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन किया है, टाइम मेंशन नहीं किया है. अगर टाइम मेंशन किया है इट कैन बी डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग or not happening of a future uncertain event. And if time is not mentioned, उस केस में भी the contract is dependent either upon the happening or non-happening of a future uncertain event. Let us check it out. सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं A1 वाला पॉइंट. बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 टन ऑफ राइस बेचने का और खरीदने का फॉर ₹5 लाख, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था. और लिखा है मैं आपको ये चावल बेचूंगा इफ माई शिप अराइव्स ऑन और बिफोर 10th of January. इफ माई शिप अराइव्स ऑन और बिफोर द 10th of January. अब देखो, सुनो मेरी बात. यहां पे टाइम मेंशन्ड है और इवेंट हैपनिंग वाली है कि अगर मेरी शिप 10 या उसके पहले आती है तो फिर मैं आपको चावल बेचूंगा. अगर मेरी शिप 10 तारीख या उसके पहले अराइव हो जाती है तो फिर मैं आपको ये चावल बेचूंगा. कब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है? कॉमन सेंस है. कब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है? कब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली बनेगा? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? बोलो. ये कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब इवेंट हो जाता है and that too the event has happened within the time that was fixed in the contract. So basically the ship arrived and that too it arrived on or before the 10th of January. ऐसे केस में अब सेलर को ये चावल बायर को बेचना ही पड़ेगा. अब ये चावल सेलर को बायर को बेचना ही पड़ेगा. कब की बात है ये? अगर शिप 10 तारीख या उसके पहले अराइव हो जाती है. बट ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होता है? 1, शिप आई बट आफ्टर द टाइम दैट वाज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. तो से फॉर एग्जांपल शिप अराइव्स ऑन द 12th of January, तब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता है. या तो फिर ऐसी कोई घटना घट गई जिसके वजह से अब इट इज इम्पॉसिबल टू सेल दैट राइस. जैसे कि अनफॉर्चुनेटली शिप डूब गई, इट सिंक्स बिफोर 10th of January. अब तो शिप अराइव होने ही नहीं वाली है, इवेंट ही इम्पॉसिबल हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी परफॉर्म नहीं किया जा सकता है. तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है. कब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा? 1, शिप आ जाती है और शिप आती है दैट टू बिफोर, ऑन और बिफोर 10th of January.
तब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है. नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर A2. टाइम मेंशन्ड है, बट नाउ कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. अब देखो, बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर मेरी शिप 10 तारीख या उसके पहले नहीं आती है, अगर मेरी शिप 10 तारीख या उसके पहले नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है. कनक पूछ रही है क्या मैम इसमें बायर सेलर को स्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है? कनक, गुड मॉर्निंग. अगर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है, मतलब अगर शिप 10 तारीख या उसके पहले आती है पहले वाले केस में, तो बायर सेलर को स्यू कर सकता है. दूसरे दो केसेस में शिप 10 तारीख के बाद में आ जाती है या शिप अगर डूब जाती है, उन केसेस में माय डियर फ्रेंड्स बायर विल नॉट बी एबल टू स्यू द सेलर बिकॉज उस केस में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है ही नहीं. कनक, वही तो मैं आपको पढ़ा रही हूं. चाय ले लो आप, है ना? केस नंबर 2 देखो यहां पे क्या हुआ है. केस नंबर 2 में सेलर कह रहा है बायर को कि हे बायर, अगर मेरी शिप 10 या 10 तारीख के पहले नहीं आती है, अगर मेरी शिप 10 या 10 तारीख के पहले नहीं आती है, मेरे गोडाउन में जो भी वीट पड़ा है वो मैं आपको बेचूंगा 1 टन ऑफ वीट फॉर ₹5 lakhs. सो बेसिकली टाइम मेंशन्ड है 10 या 10 तारीख के पहले एंड नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, शिप अगर नहीं आती है तो गोडाउन का वीट मैं आपको बेचूंगा. अब देखो, ऐसे केस में जब कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्सेबल होगा? वन इवेंट डज नॉट हैपन ड्यूरिंग द टाइम फिक्स्ड. तो शिप 10 तारीख के पहले अगर नहीं आई, शिप अगर 10 तारीख के पहले नहीं आई, तो जो भी गोडाउन का वीट है वो सेलर को, बायर को बेचना पड़ेगा. या तो फिर अगर शिप डूब जाती है तो ऑब्वियस ही बात है शिप आने ही नहीं वाली है, तब भी सेलर को ये गोडाउन का वीट बायर को बेचना पड़ेगा. सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, whenever a contract is dependent upon the non-happening of a future event and that event does not happen within the time fixed, such a contract will be enforceable in nature. But say 7 तारीख को शिप आ जाती है, तो अब ये मेन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा और ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा. ओके, सो दिस इज द सेकेंड केस. अब अगले पार्ट पे आ जाओ. टाइम इज नॉट मेंशन्ड एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. यहां पे टाइम इज नॉट मेंशन्ड. सो से फॉर एग्जाम्पल सेलर बायर को कहता है, क्या कहता है? जैसे ही मेरी शिप आएगी, आई विल सेल यू माई ओट, 1 ton ओट फ्रॉम दैट शिप फॉर ₹5 lakhs. टाइम मेंशन नहीं है, सिर्फ कहा है जैसे ही शिप आएगी आपको मैं माल बेच दूंगा, जैसे ही शिप आएगी आपको मैं माल बेच दूंगा. इस केस में माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही शिप आती है सेलर को बायर को माल बेचना पड़ेगा. बट अगर कोई घटना हो जाती है जिसके वजह से अब शिप आने ही नहीं वाली है, जैसे शिप डूब जाती है, नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता है. और एक लास्ट पॉइंट है एंड दैट इज टाइम इज नॉट मेंशन्ड एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. जैसे कि
ने जेरी को कहा, हे जेरी, क्या तुम ये घर मुझे 60 लाख रुपए में दोगे? टॉम ने जेरी को कहा कि हे जेरी, क्या तुम मुझे ये घर 60 लाख रुपए में दोगे? जेरी कहता है, आई विल सेल यू दिस हाउस फॉर 60 lakhs, बट आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड एन ऑफर टू माई फ्रेंड स्पाइक. अगर उसने मना किया तो मैं ये घर आपको बेचूंगा. उसने मना किया. फ्यूचर इवेंट अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको ये घर बेचूंगा. इस केस में माय डियर फ्रेंड्स, स्पाइक अगर घर खरीदने के लिए मना कर देते हैं या स्पाइक की डेथ हो जाती है तो फिर टॉम ये घर जेरी से खरीद सकता है. मतलब ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तब एनफोर्सेबल हो जाता है. बट से फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, अगर स्पाइक ने ही ये घर खरीद लिया तब अनफॉर्चुनेटली टॉम ये घर नहीं खरीद सकता है. तो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट जो नहीं होना चाहिए था, अगर वो हो जाता है, मतलब स्पाइक घर खरीद लेता है, तो अब टॉम इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते हैं. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? Did you all understand the 4 cases? Please tell me. So, पहली बात तो contingent contract can be dependent upon event happening, not happening. Time is fixed and happening. Time is not टाइम इज फिक्स्ड एंड इवेंट नॉन हैपनिंग. तो यहां पे टाइम फिक्स नहीं है, इवेंट होनी चाहिए. टाइम फिक्स्ड नहीं है, इवेंट नहीं होनी चाहिए. टाइम फिक्स्ड है और इवेंट होनी चाहिए, और टाइम फिक्स्ड है और इवेंट नहीं होनी चाहिए. A1, A2, B1, B2 ये चारों भी पॉइंट्स कवर हो गए. उसके अलावा अब बस यही 2 पॉइंट्स बचे, जिसके बाद आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे. Contingent contract to do an impossible act. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, ओके, which is dependent upon the happening or not happening of a future uncertain event which is impossible to happen, is void ab initio. Is void ab initio. I will sell you 1 kg of rice. Okay, if this magician finds treasure by magic, is it possible to do that? It is an impossible act. ये contract void ab initio है. In fact, ये contract है ही नहीं. It is a void agreement. A contract would cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct of a living person. When that living person does something to make the event impossible of happening. यहां पे लिविंग पर्सन की बात है. यहां पे देखो एग्जाम्पल. से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर प्रकाश पादुकोण जो है वो रणबीर कपूर को कहते हैं कि अगर आपकी शादी मेरी बेटी से होगी, आई विल गिफ्ट यू 1 crore rupees ऑन द डे ऑफ योर मैरिज. तो शादी होगी या नहीं होगी इज अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. ओके, नाउ दीपिका इज अ लिविंग पर्सन जिसके बारे में हम लोग यहां पे देख रहे हैं. शी मैरीज रणबीर सिंह. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इसने ऐसी कोई हरकत की है जिसके वजह से अब ये इवेंट पॉसिबल नहीं है, तो अब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता है. तो इस केस में वही हुआ है, दीपिका मैरिड रणबीर सिंह. सो ऑब्वियस सी बात है, इफ शी मैरिड रणबीर सिंह, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रकाश पादुकोण ने वादा किया था रणबीर कपूर को 1 करोड़ का गिफ्ट देने के लिए, अब वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता है. So if contract is contingent as to how a person will act at an unspecified time,
event shall be considered to have become impossible when such person does anything which renders is it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under future contingencies. तो अगर लिविंग पर्सन ने ऐसी कोई एक्ट की जिसके वजह से अब मेन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्सेबल नहीं होता है. कोमल ने पूछा है मैम अगर स्पाइक के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को घर खरीदना है तो क्या होगा. सुनो मेरी बात. द ऑफर वाज मेड टू स्पाइक. ओके सो it's a specific offer. It is only Spike who can say yes or no to the contract. Nobody else. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन जाता तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पेमेंट देने के लिए लायबल होते, बट कॉन्ट्रैक्ट अभी तक बना नहीं है ना. सो ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन द ऑफर लैप्सेस. लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट बाय इट. हाँ, ये सारी बातें आपको पहले समझ में आती है ना, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. इस चैप्टर का एक आखिरी पॉइंट बचा हुआ है एंड दैट इज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स विच वी विल डू टुमारो. ओके, सो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय एंड कीप वॉचिंग द कंपनीज एक्ट लेक्चर्स. सी यू टुमारो.